So we'll move on to the next one, which is very important, is the transitional provisions in GST. The, this segment is being taken by the Deputy Commissioner Shrikant Shaligram. He's the Deputy Sales Commissioner at the tax at the headquarters. He's a lawyer by profession. He's done his LLB. He's written a manual on the procedure of VAT registration 2006. He's a module leader for registration module 2006. He's been a master trainer for implementation of VAT in Maharashtra, and he's a master trainer for GST. So with a round of applause, can I welcome the Deputy Commissioner, Mr. Shrikant Shaligram. Namaste, good evening. My session is on transitional provisions in GST. इसमें लगभग 31 स्लाइड्स है, टाइटल स्लाइड और शुरू की एंड की स्लाइड पकड़ के। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज इसमें आने वाले हैं, क्योंकि जब भी कुछ नई चीज़ आती है, नया कानून आता है, नया लॉ आता है, तो आप पहले कंसर्न रहता है, थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि कैसे होने वाला है, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस का जो चैप्टर है जीएसटी लॉ में, उसमें लगभग 35 सिचुएशंस विजुअलाइज की गई है, अलग अलग, जो आपके दिमाग में आते हैं कि मेरे स्टॉक का क्या होगा, मुझे नया नंबर लेना है क्या, वापस क्यों लेना है मुझे नया नंबर, मैंने माल पहले बेचा था वो बाद में वापस आ रहा है, उसका क्या होने वाला है। ये सब इसके सवालों के जवाब इसमें मिलने वाले हैं आपको। तो आपको डे 1 को जो भी चीज़ यूज़फुल रहने वाली है वो ये रहने वाली है, क्योंकि इससे आपका हर एक स्लाइड में एक तो फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, अगर ये प्रॉपरली आपने रूल्स या लॉज फॉलो नहीं किए तो। पहली सिचुएशन ये है कि यहाँ पे डिफरेंट जो सिचुएशंस विजुअलाइज किए, उसमें एक पहली सिचुएशन है कि मैं मेरे लास्ट रिटर्न में मेरा क्रेडिट, अभी जब भी मैं यहाँ क्रेडिट बोल रहा हूँ तो सेंट्रल लॉज के लिए सेनवैट क्रेडिट हो जाएगा और वैट लॉज के लिए आईटीसी बोल सकते हैं हम लोग फॉर द डिस्टिंक्शन पर्पज़। तो ऐसे पॉसिबल है कि मैं मेरा जब लास्ट रिटर्न भरा है, मैंने लास्ट रिटर्न विल बी फॉर द मंथ ऑफ जून, तो उसमें पॉसिबल है कि मैं कुछ आईटीसी कैरी फॉरवर्ड किया है जो मैं ले नहीं पाया, डिपार्टमेंट से रिफ़ंड नहीं ले सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रूल्स। सो दैट इज़ वाई आई एम कैरिंग फॉरवर्ड द रिफ़ंड या कैरिंग फॉरवर्ड द क्रेडिट टू द नेक्स्ट पीरियड। मगर अभी नेक्स्ट पीरियड तो ये कानून का रहने वाला नहीं है, तो व्हाट हैपन्स टू माय क्रेडिट। समझिए सेनवैट क्रेडिट था जो मैं पूरा ले नहीं पाया, मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया जून के रिटर्न में, तो जून में तो सेनवैट ख़त्म हो जाएगा। जुलाई में मैंने क्या करना है, ये यहाँ पे दिया गया है कि 30 जून को ये सब लॉज निकल जाएंगे, एक्साइज निकल जाएगा, सर्विस टैक्स निकल जाएगा, तो ये जो क्रेडिट है आपको अलाउ किया जाएगा टू बी, यू कैन क्लेम इट इन द जीएसटी रिटर्न। तो इसकी प्रोसीजर यहाँ पे है। सेनवैट क्रेडिट जो है वो आपका, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। वो किससे आप एडजस्ट कर पाओगे, अभी एक थोड़ी मैं लिबर्टी लूँगा। अब तक आपको बोला गया था कि सवाल आपने नहीं पूछने हैं, आपने सवाल सब लास्ट में पूछने हैं, व्हाट्सएप पे ही पूछने हैं, मगर मैं सवाल पूछूंगा आपको टू मेक इट इंटरैक्टिव। तो सेनवैट क्रेडिट जो भी मेरा पड़ा है जून के रिटर्न में, तो जुलाई में मैं कौन से टैक्स से अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ, कर पाऊँगा। अभी 3 टैक्सेस रहने वाले हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये तीनों में से किसके अगेंस्ट मैं एडजस्ट कर पाऊँगा सेनवैट क्रेडिट, सीजीएसटी के अगेंस्ट। सेनवैट इज सेंट्रल लॉ, तो उसका करस्पॉन्डिंग रहेगा, मैं सीजीएसटी में एडजस्ट कर पाऊँगा। अगर मेरा कुछ वैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है, एंटी टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मैं कहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगा, एसजीएसटी के लायबिलिटी से। ये सिंपल प्रिंसिपल आपको हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कौन से टैक्सेस हम लगाते हैं अपार्ट फ्रॉम वैट एंड एंटी टैक्स, डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एक लग्जरी टैक्स लगाता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। ये क्वेश्चनर में एक आया था कि ऑक्ट्रॉय का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ क्या, मेरे पास कुछ माल आया है, स्टॉक में पड़ा है, तो मैं ऑक्ट्रॉय का क्रेडिट वेदर आई कैन कैरी फॉरवर्ड। तो ऑक्ट्रॉय का क्रेडिट मुझे आज ही नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है तो आई कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। तो ऑक्ट्रॉय लगा हुआ माल जो रहेगा
उसका क्रेडिट आप ले नहीं पाओगे। CST का क्रेडिट ले सकते हो आप, आपने कुछ इंटरेस्टेड परचेस किया था, उसका क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि आज भी नहीं ले सकते। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न का पर्पज़ है कि जो भी आपके राइट्स है, आपके ड्यूटीज़ है, आपके ऑब्लिगेशंस है, वो इंटैक्ट रहे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए कि आज जो मेरा राइट था वो कल भी मेरा राइट होना चाहिए। एडिशनल राइट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले ट्रांजिशनल प्रोविजंस में, या आपके जो राइट क्रिएट हुए हैं वो कम भी नहीं होने वाले। यू विल बी स्टेटस को जैसा मेंटेन होने वाला है कि जो भी राइट आपका पहले था वो कंटिन्यू होने वाला है, कंटिन्यूटी मेंटेन इसमें होने वाली है। इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो भी मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है मेरे लास्ट रिटर्न में, अगर मानिए मैंने ITC कैरी फॉरवर्ड किया कुछ गाड़ी का, तो वो ITC मुझे GST के लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए वो ITC मुझे GST में एलिजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों लॉज में अगर वो ITC, इफ़ आई एम एलिजिबल फॉर द ITC ओनली देन आई कैन टेक इट फॉरवर्ड टू द GST रिटर्न। क्लियर? दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये लॉ में मिलती थी, पहले लॉ में मिलती थी और GST लॉ में नहीं मिल रहे, देन आई कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट, वो मेरा लैप्स हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको ITC GST में कैरी फॉरवर्ड करनी है वो आपके लास्ट रिटर्न में दिखनी ही चाहिए। लास्ट रिटर्न जून का जो रहेगा उसमें जो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है वो दिखाना ही है। तो अगर आप दिखाओगे नहीं और बोलो कि मैंने मई में दिखाया था, इट विल नॉट बी अलाउड। आपको जून में ही ये दिखानी पड़ेगी। जो भी लास्ट रिटर्न जून का रहेगा तो जून में ही आपको ITC दिखानी है कैरी फॉरवर्ड की हुई, तो ही आप ये जुलाई में ले पाओगे। और उसके लिए और एक अपने एप्लीकेशन भी फाइल करनी है, ट्रान 1 करके, TRN 1 आगे की स्लाइड पे वो, कि आपको एप्लीकेशन रहने वाली है, क्योंकि अदरवाइज मालूम कैसे पड़ने वाला है। ये लिंक होने के लिए देयर विल बी वन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बाय यू, TRN 1 नाम का वो एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, आपको कोई भी ऑफिसर के सामने जाके वो एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी एन एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन में आप सब दिखाओगे कि मुझे कौन से चीज़ों के ऊपर मैंने ITC कैरी फॉरवर्ड की है, एंड देन यू कैन टेक द ITC इन योर GST रिटर्न। इसके लिए टाइम लिमिट रहेगी 60 दिन की, 60 डेज फ्रॉम 1 जुलाई। इसका मतलब आपको 30 अगस्त के पहले ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये सिचुएशंस में आपको ITC कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, निगेटिव लीज जैसा ही है, यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। उसमें पहली सिचुएशन है कि अगर पहले वाले जो भाई मैंने माल क्लियर किया था अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है एक्साइज में तो नो ITC। PSI यूनिट्स, पैकेज स्कीम ऑफ यूनिट्स जो थे उनको ITC अलाउड ही नहीं है ना, वैट में सेट ऑफ नहीं मिलता है उन्हें रिफंड लेना रहता है, तो वो भी उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई डीलर GST में कंपोजिशन में जा रहा है, GST में भी कंपोजिशन स्कीम है, पता है आपको क्या लिमिट है उसकी? 50 लाख है। तो अगर कोई डीलर क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है मगर वो कंपोजिशन लेना चाहता है GST में, तो भी उसे ये ITC का फ़ायदा नहीं ले सकता है वो। सो बेटर ऑप्शन कुड बी फॉर हिम उसके आगे वाले ईयर में ले लो। प्लान आप कर सकते हो ऐसा, मगर फर्स्ट ईयर में यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक दी ITC। ये जो है स्वच्छ भारत सेस, इट इज़ नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर इवन टुडे ना, आज भी नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी स्वच्छ भारत सेस नहीं मिलता है। एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, इसमें कुछ क्लियरिटी अभी आनी बाकी है लॉ में, अब तक क्लियरली नहीं मालूम पड़ा है कि ये हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको करनी है बिफोर 30 अगस्त, 30 अगस्त के पहले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 60 दिन, 2 महीना नहीं लिखा है, 60 दिन लिखा है। 60 दिन कब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई का महीना 31 डेज का है ना, तो इसलिए आपको फिजिकली काउंट करने पड़ेंगे 60 दिन। उसके पहले यू विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। और एक कंडीशन है कि पिछले 6 रिटर्न्स मैंने भरे हुए होने चाहिए, पिछले 6 रिटर्न्स फॉर 6 टैक्स पीरियड्स मैंने रिटर्न भरे हुए होने चाहिए। तो 6 रिटर्न हो जाएंगे 1 जुलाई से, 1 जनवरी से। अगर जुलाई से आ रहा है तो ये जनवरी से लेके जून तक के रिटर्न आपने भरे हुए होने चाहिए।
बहुत बार जो वैट डीलर्स है उनके जो आईटीसी के क्लेम रहते हैं वो उसकी वजह रहती है कि बिकॉज ऑफ इंटरस्टेट सेल या ब्रांच ट्रांसफ़र किया तो या 6-2 हुआ तो, ऐसे बहुत सारे सीएसटी के ट्रांजैक्शन के लिए उसे वैट में आईटीसी मिलती है, वैट में क्रेडिट मिलता है। तो उसके लिए प्रोविज़न ऐसी है कि वो भी आप आईटीसी ले सकते हो जीएसटी में, मगर उसके लिए कंडीशन इज़ दैट आपको वो क्लेम प्रूव करना पड़ेगा। कब तक? 3 महीने के अंदर, क्योंकि रूल 12 के हिसाब से आपको प्रूव करना है। रूल 12 ऑफ द सीएसटी आरएनटी रूल्स, उसमें 3 महीने का पीरियड दिया। तो अगर 3 महीने में प्रूव कर सकते हो तो यू कैन टेक दिस क्रेडिट, दिस वैट क्रेडिट इवन इन जीएसटी। अगर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? 3 महीने में नहीं दे पाओगे, और बहुत सारे लोग तो नहीं दे पाओगे आप। 3 महीने में तो सी फॉर्म आता नहीं है ना। ये 3 महीना जो काउंट करना है वो लास्ट क्वार्टर वाला का 3 महीना, उसके पहले वाला तो हो गया होगा, 3 महीना तो ख़त्म हुआ होगा ना। ये लास्ट क्वार्टर का 3 महीने में देना है। अगर नहीं दे पाओ तो भी आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर वो नहीं दे पाते तो सिर्फ आपको फ़र्क ये पड़ेगा कि आप वो एडजस्ट कर पाओगे, जीएसटी में नहीं कर पाओगे, यू विल बी टेकिंग द रिफंड इन वैट। लॉस कुछ भी नहीं है इसमें, खाली तुरंत आप अगर जीएसटी के रिटर्न के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते थे, उसके बजाय जैसे आज लेते हो आप असेसमेंट के टाइम पे या रिफ़ंड का क्लेम करके, वैसा रिफ़ंड का क्लेम आप कल भी कर पाओगे। लैप्स नहीं होने वाला है वो। ये प्रोविज़न है टिपिकली फॉर द सेनवैट क्रेडिट। आप में से मैन्युफैक्चर भी है ना? कितने मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैन्युफैक्चरर्स को जो भी है सेनवैट क्रेडिट मिलता है ना एक्साइज में, तो उसे कैपिटल गुड्स के ऊपर सेनवैट क्रेडिट पहले ईयर में 50% ही मिलता है, और बाकी बचा हुआ जो सेनवैट क्रेडिट रहता है वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में रहता है। तो ऐसा अगर कोई आदमी हो सकता है कि जिसने 16-17 में कुछ कैपिटल गुड्स लिए, तो 16-17 में उसने तो बेचारे ने 50% ही लिया होगा, तो बाकी 50% का क्या होना है? तो वो 50% उसे जीएसटी में भी वो ले सकता है। इट विल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। वैट में ऐसी कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। वैट में हम लोग ईयर ऑफ परचेस में ही पूरा आईटीसी दे देते हैं। तो वैट के लिए स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र वैट, कोई स्टेट में स्टैगर करते हैं आईटीसी, मगर महाराष्ट्र में हम लोग कैपिटल गुड्स पे पूरा सेट ऑफ दे देते, इसलिए देर इज़ नो इशू ऑफ वैट क्रेडिट एज फार एज कैपिटल गुड्स इज कंसर्न। खाली ये सेनवैट में जो भी अनअवेल्ड रहेगा वो आप जीएसटी के पीरियड में भी ले सकते हो। इसके लिए भी आपको सेम एप्लीकेशन करनी है। ट्रांजिशन प्रोविज़न के सेट ऑफ का फ़ायदा लेने के लिए एप्लीकेशन इज़ ओनली वन, TRN1, वो भी ये एप्लीकेशन है। उसमें हर एक सिचुएशन के लिए शायद अलग अलग बॉक्सेस हो सकते हैं कि मुझे अनअवेल्ड कैपिटल गुड्स पे लेना है, वो अलग डिटेल रहेगी। कैरिड फॉरवर्ड के लिए लेना है, अलग बॉक्स हो सकती है, मगर एवरीथिंग विल बी इन TRN1। इसमें आपको एप्लीकेशन करनी है। इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि जो भी मैं कैपिटल गुड्स का आईटीसी अनअवेल्ड बोल रहा हूँ, वो कैपिटल गुड्स का मतलब सेनवैट क्रेडिट रूल्स में जैसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं वही, दूसरा कुछ भी नहीं। जीएसटी का मीनिंग नहीं लगा पाऊंगा मैं। सेनवैट क्रेडिट रूल्स में जो डेफिनेशन है कैपिटल गुड्स की, वही चीज़ वो होनी चाहिए। अगर वो है तो आई कैन टेक द अनअवेल्ड आईटीसी। टैक्सेबल पर्सन, ये सेम प्रिंसिपल हमेशा रहने वाला है कि अगर मैं टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन ले रहा हूँ मैं, ये क्यों किया होगा ऐसे? कंपोजिशन डीलर को क्यों हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं? भाई कंपोजिशन डीलर इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग आईटीसी, कैरिड फॉरवर्ड आईटीसी। सिंपल वजह कि कंपोजिशन डीलर कंसेशनल रेट में टैक्स भरने वाला है। नॉर्मल डीलर जैसा वो 12%, 18% से नहीं भरेगा, वो कंसेशनल रेट से भरेगा। इसलिए ऑब्वियसली उसे नॉर्मल आईटीसी भी नहीं मिलने वाली है वो ईयर के परचेस में। वैसे कैरी फॉरवर्ड आईटीसी भी का फ़ायदा भी उसे वो नहीं ले सकता है, इसलिए ही इज़ बार्ड। सेकंड प्रिंसिपल सेम कि क्रेडिट शुड बी एडमिसिबल अंडर द अर्लियर लॉ एज वेल एज द जीएसटी लॉ। दोनों में अगर एडमिसिबल है तो ही मुझे मिलेगा। फॉर एग्जांपल सेनवैट क्रेडिट में कंडीशन है कि जो भी कैपिटल गुड्स है वो मैंने फैक्ट्री में यूज़ करना चाहिए। मैंने फैक्ट्री के बाहर अगर वो कैपिटल गुड्स यूज़ किए तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द आईटीसी। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू है। अभी पहले जो था वो दैट वाज आईटीसी विच हैड कैरीड फॉरवर्ड। ये क्या है?
आईटीसी ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड एंड आईटीसी ऑन क्लोजिंग स्टॉक। पहले में पॉसिबल ये है कि कैरी फॉरवर्ड तो किया, मेरे पास स्टॉक होना ज़रूरी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, डिस्पोज भी हुआ हो सकता है, मगर आई वॉज नॉट एलिजिबल टू क्लेम रिफंड या समथिंग, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, स्टॉक नहीं होगा तो भी चलेगा, मगर यहाँ पे जो आईटीसी मिलने वाली है वो स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग में होना चाहिए। ये सबको नहीं मिलने वाला है, ये आईटीसी क्लोजिंग स्टॉक वाली आईटीसी सभी को नहीं मिलने वाली है। आपको मिलेगी क्या? वैट की आईटीसी मिल सकती है आपको क्लोजिंग स्टॉक पे? आप कब लेते हो आईटीसी? परचेस किया तो ले लेते हो ना तुरंत, तो आपका सवाल ही नहीं है ये लेने का। ये किसको मिलने वाली है? ये 5 जो डीलर्स नीचे दिए ना, सिर्फ उन्हें ये मिलने वाली है। उसमें से पहला टाइप ऑफ डीलर है नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब ये होने वाला है अर्लियर लॉ। एग्जिस्टिंग का मतलब ये 2 साल के बाद भी पढ़ोगे तो भी एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब रहेगा एमवैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, दीज विल बी एग्जिस्टिंग लॉज, कल भी आज भी डेफिनेशन ही ऐसी है। तो अगर मैं लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, मगर मेरे पास माल पड़ा है और अब मैं लायबल हो चुका हूँ जीएसटी में, तो क्या होगा कि मेरे पास माल तो आया था, वो वैट लग के आया था या एक्साइज लग के आया था, मगर मैं तो वो उस समय आई वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मगर वो स्टॉक में पड़ा हुआ है एंड नाउ आई विल सेल दोज गुड्स और सप्लाई दोज गुड्स ड्यूरिंग द जीएसटी पीरियड। तो मुझे पूरे सप्लाई वैल्यू पे मुझे जीएसटी लगेगी, तो ये बहुत अनफेयर हो सकता है कि मुझे आईटीसी तो कुछ भी नहीं मिली, लिया भी नहीं था मैंने, और अब मुझे पूरे वैल्यू पे भरना है। तो इसलिए दे हैव प्रोवाइडेड कि ऐसा अगर मैं पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब लायबल हो चुका हूँ मैं और मेरे पास कुछ माल पड़ा हुआ है, आई कैन क्लेम दैट क्रेडिट। जो भी मेरे पास माल पड़ा है उसका मैं क्रेडिट ले पाऊँगा। एक पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि आई वॉज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्जाम्ड गुड्स। एक्साइज में एग्जाम्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को आईटीसी इज़ नॉट गिवन, यू आर अवेयर ना। एग्जाम्ड गुड्स बनाने वाले को आईटीसी नहीं मिलती है। तो ऐसा मैं कुछ एग्जाम्ड गुड्स बनाता था, इसलिए मैंने ऑब्वियसली सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया था। अब मेरे पास कुछ वही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, और जो भी मैं यूज़ करूँगा बनाऊँगा वो टैक्सेबल कमोडिटी है, तो ऑब्वियसली आई मस्ट गेट क्रेडिट। वो क्रेडिट यहाँ पे दी गई है। तीसरी सिचुएशन सर्विसेज के लिए कि आई वॉज प्रोवाइडिंग एग्जाम सर्विसेज, मेरे पास कुछ इनपुट्स पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आई हैड नॉट क्लेम्ड आईटीसी। तो जो भी मैं अब सर्विस प्रोवाइड करूँगा, नाउ दैट हैज़ बिकम टैक्सेबल, तो आई विल बी एलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। वैसे वर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एग्जाम्शन वाला, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, रजिस्टर्ड इंपोर्टर, ये सब फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, ये सब एक्साइज की कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चर से ले रहा है, ये सभी को उसके क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आईटीसी मिलने वाली है। सेम कंडीशन अगेन, एप्लीकेशन करना है किसमें? सेम एप्लीकेशन TRN1। दूसरी कंडीशन, वो जो भी इनपुट्स मेरे पास पड़े हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में, दे शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज अंडर जीएसटी। यानी ऐसे भी पॉसिबल है कि पहले मैं आई वॉज नॉट रजिस्टर्ड, आई वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मेरे पास माल पड़ा हुआ है और जीएसटी में वही माल अब टैक्स फ्री हो चुका है, तो क्या होगा? देन आई विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। जीएसटी में भी वो माल टैक्सेबल होना चाहिए, मेरा वो जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, इट शुड बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें 2 टर्म यूज़ किए उन्होंने, एक यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। ये 2 वर्ड क्यों यूज़ किए हो गए यहाँ पे? यूज्ड और इंटेंडेड का डिफरेंस क्या है? यूज़ अगर सिर्फ रखते थे यहाँ पे तो मुझे 1 जुलाई को यूज़ करने पड़ते थे जब मैं क्रेडिट ले रहा हूँ तब। इंटेंडेड का मतलब यह है कि आप अगर जुलाई के रिटर्न भरते समय भी आपने यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, यू कैन टेक द क्रेडिट बिकॉज दे वर इंटेंडेड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो आप फ्यूचर में भी टैक्सेबल सप्लाईज करोगे तो भी यू कैन वैलिडली क्लेम आईटीसी इन द मंथ ऑफ से जुलाई या अगस्त, जब भी आप TRN भरोगे उसके बाद में आपको आईटीसी लेनी है ये। तो TRN का टाइम लिमिट है 60 डेज। आपने तुरंत फाइल कर दिया तो यू कैन क्लेम द क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। आपने लेट किया तो उसके बाद में आपको आईटीसी क्लेम कर पाओगे आप, क्योंकि वो लिंक हो जाएगी बिटवीन TRN1 एंड माई रिटर्न।
और एक कंडीशन यहाँ पे है कि आई शुड हैव इनवॉइस। ऑब्वियसली मैं अगर क्रेडिट ले रहा हूँ, सेट ऑफ मांग रहा हूँ, तो मुझे मेरे पास इनवॉइस होनी चाहिए, और वो इनवॉइस होनी चाहिए 1 साल के अंदर की परचेस की हुई। 1 साल से ज़्यादा ओल्ड अगर इनवॉइस है तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द ITC। ये सब चीज़ें मुझे TR-AN-1 में बतानी पड़ेगी कि मेरा परचेस कब हुआ था। मेरा परचेस अगर उससे पहले हुआ है तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द ITC। अभी एक फाइन पॉइंट आपको एक ध्यान में रखना है, वो ये कि अभी 2 सेक्शन जो हमने किए ना, जिसमें कैरी फॉरवर्ड मैंने किया था वो, और अनअवेल्ड, वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था सेनवैट क्रेडिट। सेनवैट क्रेडिट का मतलब ये रहने वाला है कि जो भी क्रेडिट मुझे सेनवैट क्रेडिट रूल्स 2004 में मिलते हैं, दैट इज़ सेनवैट क्रेडिट। तो उसमें एक्साइज का हो सकता है, सर्विस टैक्स का हो सकता है, मगर ये सेक्शन में दे हैव यूज द टर्म एलिजिबल ड्यूटीज़। इसमें किसी ने पूछा है शायद क्वेश्चन कि मुझे एडिशनल ड्यूटी या SAD का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये सिचुएशन में बैठ रहा है तो दीज आर द एलिजिबल ड्यूटीज़ ऑफ विच आई कैन टेक क्रेडिट। उसमें क्या क्या है? एक एक्साइज ड्यूटी इन फर्स्ट शेड्यूल, एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, एक एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल वाला, दूसरा है एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसकी भी ITC में ले सकता हूँ। या NCCD जो ड्यूटी है ना, एक नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड, उसका भी मुझे एलिजिबल ड्यूटीज़ में कवर किया यहाँ पे। एडिशनल ड्यूटी 3(1), ये SAD CVD, ये सिचुएशन में बैठता हूँ तो आई कैन क्लेम दीज ड्यूटीज़, दीज क्रेडिट ऑफ दीज ड्यूटीज़ ऑल्सो एंड सर्विस टैक्स। मगर जहाँ पे भी वर्ड यूज़ है सेनवैट क्रेडिट, वहाँ पे ये सब नहीं मिलने वाले आपको। तो सेनवैट क्रेडिट में जो भी रूल्स है, जो भी टैक्सेस का एलिजिबल है ITC, वही मिलेगा। तो ये फाइन पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहाँ पे सेनवैट लिखा है वहाँ पे ओनली दोज टैक्सेस, जहाँ पे एलिजिबल ड्यूटीज़ लिखे हैं वहाँ पे वो सेक्शन में जो भी एलिजिबल ड्यूटीज़ लिखे हैं वो सभी के ITC आप ले पाओगे। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो क्या करना है कि पहले मैं आई वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एक सिचुएशन ये है ना इसमें कि आई वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा केयरलेस भी था, मैंने इनवॉइसेस लिए भी नहीं थे पूरे, और ऐसा माल मेरे पास पड़ा हुआ है, और अब मैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया हूँ। तो व्हाट हैपन्स टू माय स्टॉक? मैं अभी बेचूंगा तब मुझे क्या लगेगा, GST कितना लगेगा? पूरे वैल्यू पे, जो भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है पूरे वैल्यू पे मुझे GST भरनी है। मगर ये जो माल मैंने लिया था, जो भी मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, उसके बारे में मेरे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो भी दे हैव मेड अ प्रोविज़न फॉर दैट। अगर ऐसा है कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है पर मेरे पास वो गुड्स प्रोक्योर किया हुआ कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कागज ही नहीं है और खाली मेरे पास माल पड़ा है, कि मैंने समझो माल लिया है किसी से, टैक्स इनवॉइस भला नहीं रहेगा, और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए जो प्रूव करे कि मैंने किसी से माल लिया है। ऐसा अगर माल मेरे पास है तो आई एम एलिजिबल टू टेक क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ द सेंट्रल टैक्स। इसके लिए कंडीशन रहेगी कि जो भी माल मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं अभी 1 जुलाई के बाद में मैंने वो बेचना है, बेच के मैंने GST भरना है, GST भरने के बाद मैंने ये क्रेडिट लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऑटोमेटिक क्रेडिट नहीं लेना है आपको, जैसा बाकी क्रेडिट आप ले रहे थे ना कि तुरंत TR-AN भर दिया और क्रेडिट ले लिया, यहाँ पे वैसा क्रेडिट नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पे यू हैव टू फर्स्ट सप्लाई द गुड्स, पे GST एंड देन टेक द क्रेडिट। वो क्रेडिट कितना रहेगा? जो भी सेल्स टैक्स पेएबल था, सेंट्रल सेल्स टैक्स पेएबल था, सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं, सेंट्रल टैक्स, उसका 40%। पर ये भी फिर भी अच्छी प्रोविजन है ना, कि नहीं है? जो आपको बिल्कुल नहीं मिलता था, नहीं, जो आपको बिल्कुल ITC मिलने ही वाली नहीं थी, बिकॉज यू हैड नो डॉक्यूमेंट। अगर ये GST नहीं आता था तो आपको ITC मिलती ही नहीं थी। तो कम से कम अभी आपको ITC मिलने वाली है, बड़ी थोड़ी वो कम होके मिलेगी। एंड दिस स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर 6 टैक्स पीरियड्स। तो ऐसा जो भी माल आपके पास पड़ा हुआ है वो आप बेटर रहेगा कि आप 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। 6 महीने में अगर डिस्पोज करते हैं तो आपको ये 40% का बेनिफिट मिल पाएगा। स्कीम अवेलेबल फॉर 6 टैक्स पीरियड्स। दूसरी कंडीशन,
document relating to procuring of goods required. Tax invoice may not be there, but document मैंने गुड्स कैसे प्रोक्योर किए वो डॉक्यूमेंट मेरे पास होना ही है प्रूव करने के लिए कि आई हैड प्रोक्यूर्ड इट. इनपुट सर्विसेज नॉट एलिजिबल. इसमें क्या क्या ले सकता हूँ मैं एचजीएसटी के लिए? वैट एंड एंट्री टैक्स, 2 टैक्सेस. क्रेडिट ऑफ ऑक्ट्रॉय नॉट अवेलेबल. एक सवाल खत्म हो गया इसमें का. सभी के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट इज TRN1. ये आपको जितना जल्दी आप फाइल करोगे उतना आपको रिटर्न में क्रेडिट लेने के लिए फ़ायदा हो सकता है. आप अगर 60वें दिन तक रुके रहोगे तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू टेक द क्रेडिट इन द नेक्स्ट रिटर्न. आपको पहला नहीं ले पाओगे क्योंकि मैचिंग हो सकता है इसमें. अभी ऐसे पॉसिबल है कि एक सवाल अभी किसी ने पूछा भी था शायद कि माल बाद में आए तो क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैंने 30 जून का ऑर्डर प्लेस किया, माल तो बाद में आ रहा है तो क्या करना है. तो ये सिचुएशन यहाँ पे कवर की है. यहाँ क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई. यानी मुझे इनपुट बाद में मिल रहा है, 1 जुलाई 17 के बाद में मुझे इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट सर्विसेज भी मिल रही है. दूसरी बात आपको ध्यान में रखिए हमेशा ट्रांजिशन प्रोविज़न के चैप्टर के लिए या कोई भी जीएसटी की प्रोविज़न ध्यान में रखने के लिए कि जहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ है इनपुट्स, उसका मतलब है गुड्स. जहाँ पे उनको सर्विस कवर करने है वहाँ पे इनपुट सर्विस लिखा गया है. तो इनपुट नेवर कवर्स सर्विसेज या इनपुट विल नॉट कवर कैपिटल गुड्स ऑल्सो. तो जहाँ भी इनपुट्स है आपको खाली इनपुट पे आईटीसी मिलने वाली, सर्विस पे नहीं मिलेगी, कैपिटल गुड्स पे भी नहीं मिलेगी. इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर मुझे ये बाद में मिला है, वन ऑफ द कंडीशन इज दैट टैक्स इज पेड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ. इसका मतलब 30 जून को उसने इनवॉइस रेज किया था, मेरे पास एसी आते आते 1 जुलाई हो गया, तो टैक्स इनवॉइस उसने पहले रेज किया है तो ऑब्वियसली उसने टैक्स भी पहले लॉ में भरा होगा. ही मस्ट हैव पेड वैट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ. मगर मेरे हाथ में बाद में आ रहा है, फिर भी आई विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ दैट. और उसके लिए मैंने वो इनवॉइस की एंट्री कब करनी है? 30 अगस्त तक. 30 अगस्त का मीनिंग ये है कि 30 दिन के अंदर मैंने बुक्स में मेरे एंट्री करनी चाहिए. मेरे बुक्स में आई एम रेसिपिएंट. सप्लायर ने कभी की होगी 30 जून को, तो 30 जून को उसने कर दी, उसने टैक्स भी भर दिया. अब मेरी बारी है, मेरा तो रिटर्न जा चुका है ऑलरेडी जून का, अब मुझे जीएसटी का रिटर्न भरना है. तो इवन इन जीएसटी रिटर्न आई विल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट इवन दो द इनवॉइस इन माय हैंड इज डेटेड 30 जून या उसके पहले का इनवॉइस डेटेड है, फिर भी मैं ये आईटीसी ले पाऊंगा. यहाँ पे 30 अगस्त है, 1 मंथ. कभी नहीं 1 जुलाई से पकड़ना पड़ेगा अपॉइंटेड डेट से. 1 जुलाई से 30 अगस्त. हाँ ये 60 डेज हो जाएंगे. राइट 30 जुलाई विल बी 30 डेज. राइट, थैंक यू. अभी क्रेडिट ऑन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन. मैं आज कंपोजिशन डीलर था. कंपोजिशन डीलर आप में से तो कोई भी नहीं हो रहा होगा, अभी है कोई भी? क्योंकि वैल्यू आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा रहती है कि 50 लाख के अंदर कोई रह भी नहीं सकता है ना. मगर कोई कंपोजिशन डीलर है अभी और उसके पास अगर कुछ माल पड़ा हुआ है और वो अगर उसे नॉर्मल डीलर बनना है अभी जीएसटी में, तो उसे आईटीसी मिल पाएगी क्योंकि एज ए कंपोजिशन डीलर ही आर नॉट अवेल द क्रेडिट. उसने जो भी परचेस किया था उसके ऊपर उसने सेट ऑफ नहीं लिया था, मगर माल पड़ा हुआ है उसके पास और वो अभी बेचने वाला है एज ए नॉर्मल जीएसटी सप्लायर, तो ऑब्वियसली ही विल बी एलिजिबल टू टेक आईटीसी. जॉब वर्क करते हो आप? करते हो तो ले लेते, क्योंकि जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है, मगर अभी गाड़ी से आते समय मालूम पड़ा कि यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू आर अ ट्रेडर एज वेल एज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, सो यू आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो ट्रांजिशनल प्रोविजन के चैप्टर में मैं कुछ भी ड्रॉप नहीं कर पाया, खाली मैंने एक ही ड्रॉप किया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. मैं बोला ये आप तो हो ही नहीं सकते इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट. शायद नहीं हो गया ना आईएसडी कोई भी.
So that is the only portion we skipped. Otherwise almost everything is applicable to you. तो जॉब वर्क के लिए सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ मैं क्या है कि ऐसा पॉसिबल है कि मैंने जॉब वर्क करवाने के लिए कुछ माल पहले भेजा था मेरे जॉब वर्कर के पास में, आई एम अ प्रिंसिपल, और वो जॉब वर्क हुआ नहीं मेरा। समझिए मैंने 1 जनवरी 17 को भेज दिया था, जॉब वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, और वो जॉब वर्कर मुझे माल दे रहा है वापस 1 जुलाई के बाद में। समझिए ये कानून नहीं होता था तो क्या होता था, व्हाट वुड हैपन, ये लॉ नहीं है। और जीएसटी के पीरियड में अगर जॉब वर्कर मुझे माल वापस दे रहा है तो व्हाट इट वुड हैव अमाउंटेड टू, सप्लाई, ये सप्लाई हो जाता था। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का अगर सेक्शन आप देखोगे या प्रोविजन पढ़ोगे ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ भी पहले हुआ, माल आया हो गया सप्लाई, पैसा आया हो गया सप्लाई, बुक्स में एंट्री किया हो गया सप्लाई, तो कोई भी इसमें से एक इवेंट हुआ तो भी सप्लाई होता है। तो ये प्रोविज़न नहीं होती थी, तो जॉब वर्कर के हाथ में ये सप्लाई माना जाता था, पर ये बहुत अनफेयर होता था। तो इसलिए दे हैव मेड अ प्रोविज़न कि अगर वो जॉब वर्कर 6 महीने के अंदर ये माल वापस दे देता है प्रिंसिपल को तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर लेट दिया तो क्या होगा, या नहीं दिया तो जो भी आईटीसी मैंने क्लेम की थी मेरी आईटीसी रिवर्स हो जाएगी। मेरी आईटीसी कहाँ की रहेगी, जीएसटी की रहेगी कि अर्लियर लॉस की रहेगी, अर्लियर लॉस की रहेगी, तो दैट विल बी रिवर्स्ड। यही प्रोविज़न उन्होंने 3 सब सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि एक्साइज में कैसे रहता है कि बहुत बार रॉ मटेरियल जाता है, क्योंकि सेमी फिनिश गुड्स जाते हैं या फिनिश गुड्स भी जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, इसलिए दे हैव मेड 3 डिफरेंट सब सेक्शंस, 1401, 1402, 1403। सभी का प्रिंसिपल सेम है कि 6 महीने के अंदर माल वापस आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि अगर आपने जॉब वर्क आप खुद कर रहे हो या अगर आप प्रिंसिपल हो तो आपने एक इंटीमेशन देना है डिपार्टमेंट को कि मेरा माल ऐसा ऐसा जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है। या अगर आप जॉब वर्कर हो तो आपने भी डिक्लेरेशन देना है कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रिंसिपल का माल पड़ा हुआ है। ये डिक्लेरेशन अगर नहीं देते हो आप, देन यू कुड बी लायबल फॉर जीएसटी। तो इसलिए इट विल बी इन योर इंटरेस्ट कि आपने इंटीमेशन दे देना है। आपने जॉब वर्क करवाने के लिए दिया है तो भी इंटीमेशन देना है, आपके पास जॉब वर्क करवाने के लिए माल आया है तो भी आपने इंटीमेशन देना ही है। सेम एप्लीकेशन TRN1, एक ही एप्लीकेशन में सभी सिचुएशन को कवर कर रहे हैं कि जॉब वर्क को दिया तो भी TRN1, जॉब वर्क करवाने के लिए मैंने लिया तो भी TRN1। 6 मंथ्स पीरियड जो मैंने अभी बताया, इट कुड बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर बाय 2 मंथ्स, और 2 महीना वो आगे जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे माल वापस आने के लिए देयर इज़ अ टाइम लिमिट। जॉब वर्कर से मेरे पास माल कब आना चाहिए, 6 महीने के अंदर। मैंने माल कब भेजा होना चाहिए वो नहीं दिया है। इसका मतलब 1 जुलाई 2015 को भी मैंने अगर माल दिया था जॉब वर्कर के पास मगर मेरे पास वापस नहीं आया था तो भी आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविज़न, क्योंकि पहले कभी भेजा हुआ होना चाहिए। इट इज़ साइलेंट, द लॉ इज़ साइलेंट ऑन दैट। उसमें रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं डालनी थी, खाली वापस कब आना है तो 6 महीने के अंदर। कब से, फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। बाद में ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने जॉब वर्क करवाने के लिए दिया था, समझिए कोल्हापुर में या पूना में, अब वापस क्यों ले आपको ऑर्डर मिल रहे बैंगलोर की, तो वेदर यू कैन सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर, यस यू कैन डू इट। आपने पूना से भी बैंगलोर अगर माल भेज दिया तो भी यू विल बी कंप्लाइंग विद दिस प्रोविज़न, आपकी आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने फिजिकली माल वहाँ से यहाँ लाना ही चाहिए। यू कैन सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द जॉब वर्कर। एक गुड्स रिटर्न का भी सवाल है आई थिंक आपके लिस्ट में कि गुड्स रिटर्न के बारे में क्या प्रोविज़न है। तो गुड्स रिटर्न में वैट में प्रोविज़न कितना पीरियड था, टाइम लिमिट किसी को पता है? 6 मंथ्स था। यहाँ पे कितना है जीएसटी में? जीएसटी में देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ रिवाइज रिटर्न।
मगर यहाँ पे आपको अलाउ किया गया है रिवाइज रिटर्न ने, इसका मतलब आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं गलती कर दिया तो क्या, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत रहती है ना, नई कुछ भी चीज़ रहेगी तो वी आर लॉट ऑफ एंग्जाइटी, भाई मैं गलती हुआ तो गलती से ये बटन दबा दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो भी रिटर्न है आप भले रिवाइज नहीं कर सकते हो, मगर वो करेक्शन आप सितंबर की रिटर्न तक कर सकते हो। साल ख़त्म होने के बाद में का जो सितंबर महीना है ना, तब तक तो सेम प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू गुड्स रिटर्न, उसका सेक्शन 34 है। ऐसा एक्सप्रेसली उन्होंने से ये नहीं दिया, मगर जो भी सेक्शन क्रेडिट नोट डेबिट नोट का है सेम सेक्शन इज़ एप्लीकेबल टू गुड्स रिटर्न, तो आप सितंबर तक ये कर पाओगे अगर माल वापस आता है तो भी। और उसके लिए टाइम लिमिट प्रीवियस पीरियड का भी है और बाद में का भी है। जॉबर के लिए नहीं था ना कि पहले कब जॉबर को भेजा हुआ ना, चाहे देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, मगर यहाँ पे है। मैंने माल जो बेचा है पहले, जो मेरे पास वापस आ रहा है, वो 1 जुलाई के पहले 6 महीने के अंदर मैंने बेचा हुआ होना चाहिए। ऑब्वियस है, अभी 6 महीना है तो आपको ये दोनों पीरियड पकड़ के, 1 जुलाई के पहले का पीरियड, 1 जुलाई का बाद का पीरियड, ये पकड़ते हो तो आपको पूरा 1 साल मिल रहा है। आज आपको सिर्फ 6 महीने मिल रहे हैं ना माल वापस आने के लिए। जीएसटी में आपको 6 महीने मिलेंगे, जीएसटी आने के पहले के 6 महीने और जीएसटी आने के बाद में के 6 महीने, यू गेट अ टोटल पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो गुड्स वापस आए, इट विल बी अलाउड। अभी वापस आए तो क्या करना है, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर को मैंने माल कुछ बेचा था और वो अगर मेरे पास वापस आ गया तो क्या करना है मैंने, आई एम एलिजिबल फॉर रिफंड, मुझे रिफंड मिल जाएगा। रजिस्टर्ड डीलर ने अगर मेरे पास माल वापस कर दिया, मैंने जो भी माल बेचा था वो रजिस्टर्ड डीलर को बेचा था, तो क्या करना है, रजिस्टर्ड डीलर इज लायबल टू पे जीएसटी, वहाँ पे रिफंड वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे रिफंड क्यों रखना पड़ा, क्योंकि सामने वाला तो यूआरडी है ना, तो ऑब्वियसली वो माल मेरे पास जब वापस आएगा, ऑब्वियसली आई विल बी अगेन सेलिंग इट। वापस आए वो माल मैं फेंकने तो वाला नहीं हूँ, आई विल बी अगेन सेलिंग इट, तो दैट इज़ वाई पहले ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी मैंने टैक्स भरा था, आई विल गेट अ रिफंड ऑफ दैट। क्लियर हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? अभी ऐसे भी पॉसिबल है कि अभी ये सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, ये गर्मी के सीज़न में हम सब परेशान रहते हैं एक्सेप्ट यू पीपल, और इतना अच्छा खासा मौसम है फिर भी आप लोग यहाँ पे बैठे, इट इज़ रियली एनकरेजिंग। और इतने लोग अगर ये आपके पीक पीरियड में भी आप यहाँ पे बैठ सकते तो जीएसटी इज़ बाउंड टू बी सक्सेसफुल, कोई डाउट ही नहीं उसमें। तो ऐसे पॉसिबल है कि मैंने कुछ चीज़ बेची थी पहले और उसकी कीमत मुझे लगता है कि भाई उसकी कीमत तो बढ़ानी चाहिए, मैंने गलती से कम लगाई थी, तो मैंने माल तो पहले बेचा था, had sold the goods before GST came into force, और मुझे बाद में सब अकल आई है कि भाई ये कीमत तो मैंने कम लगाई थी, मैंने ज़्यादा लगानी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। वो खाली क्या होने वाला है कि जो भी कीमत ज़्यादा लगने वाली है क्रेडिट आपको मिल जाएगा, सिर्फ उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सामने वाले ने उसका आईटीसी रिड्यूस करना चाहिए। वो रिड्यूस करता है तो यू कैन हैप्पीली रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो, मगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए कि उसने आईटीसी रिड्यूस किया, यू कैन टेक द क्रेडिट। प्राइस रिवीजन होने के बाद में 30 दिन के अंदर आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करनी ही है, ये नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हुआ तो जैसे मैंने अभी बताया कि आईटीसी रिड्यूस हुआ तो ही आपकी लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, नॉट अदरवाइज। रिफंड ये बहुत ही सेंसिटिव और ये इशू रहता है, तो जो भी आपके पेंडिंग रिफंड क्लेम्स रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है कि वैट आ गया तो मेरा रिफंड का क्या होगा, आपका रिफंड आपको मिलने ही वाला है, वो वैट के लॉ के हिसाब से ही प्रोसेस हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग रिफंड इन कैश। इसके लिए कुछ भी लॉ चेंज हुआ इसलिए आपके रिफंड के ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं आपसे, रिफंड का क्लेम मैं एक तो पहले किया है,
या बाद में किया है, द रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट भी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पर मैंने जो लिया है माल वो सेन वैट लग के आया होगा या वैट लग के आएगा, तो इसलिए मुझे ये कैरी फॉर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं। आई हैव टू क्लेम रिफंड ऑफ दैट। रिफंड ऑफ सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड, ये भी आपको कैश में मिल सकती है। ये प्रोविजन आज भी है ना सर्विस टैक्स में। आप सर्विस टैक्स में भी रजिस्टर्ड हो ना, तो ये प्रोविजन आज भी है सर्विस टैक्स में। इट कंटिन्यूज इवन इन जीएसटी। खाली जो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया ना, एक्सेप्ट 11B(2), दैट इज अनजस्ट एनरिचमेंट। अगर अनजस्ट एनरिचमेंट की केस है तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिफंड। वो आज भी है वैसे प्रोविजन, और कल भी रहने वाली। आईटीसी के सभी प्रोसीडिंग जो है, अपील, रिवीजन, ये जो पुराने प्रोसीडिंग्स है, पुराने पीरियड के प्रोसीडिंग्स है, they will be disposed under the earlier law only, under the existing law only. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले, जीएसटी आने के पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मगर वो माल जो जा रहा है मेरे पास से वो बाद में जा रहा है, 1 जुलाई 17 के बाद में जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया पहले इन पर्सन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स प्रायर टू 1 जुलाई 2017, जीएसटी शैल बी पेएबल। जीएसटी शैल बी पेएबल इफ गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन और आफ्टर 2017। 2017 के बाद में अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी लगने वाला है, बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स। गुड्स जा रहे हैं, लगेगा। नो जीएसटी पेएबल ऑन गुड्स टू द एक्सटेंट एमवैट इज पेएबल। और उसमें से कुछ एमवैट अगर पेएबल था तो मैं यहाँ पे वापस नहीं, इन शॉर्ट प्रिंसिपल इज डबल टैक्सेशन नहीं करना है, आईटीसी का क्लेम भी दोबारा नहीं देना है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कभी कभी अप्रूवल बेसिस पे माल बेचा जाता है ना। नो जीएसटी पेएबल ऑन सर्विसेज टू द एक्सटेंट सर्विस टैक्स इज लेविएबल। यानी अगर पहले सर्विस दी थी, लेविएबल सर्विस टैक्स कब होने वाला है कि अगर मैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल जो है ना सर्विस टैक्स में, वो पहले है और मैंने सर्विस पहले दी थी, तो सर्विस टैक्स लेविएबल था, तो दैट एक्सटेंट आई विल नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी। सिंपल प्रिंसिपल विल बी डबल लेवी नहीं करनी है। एक बार यहाँ पे लग रही है तो जीएसटी में वापस नहीं भरनी पड़ेगी आपको। हाँ, यस। ये आपके इसमें आया है मेरे ख्याल से, एएमसी इशू इज कवर्ड इन। हाँ, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे मैंने माल बेचा है पहले, अप्रूवल बेसिस पे। अप्रूवल बेसिस के लिए नॉर्मल पीरियड रहेगा 6 महीने का, तो मैंने दिया है कभी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 17। 1 जनवरी 17 क्यों पकड़ा हमने? क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी आ रहा है इसलिए, तो वो 6 महीने हो जाते हैं। तो ये मुझे मालूम पड़ना चाहिए कब तक? अगले 6 महीने के अंदर, कि उसने लिया है माल कि वापस करना है। अगर उसने माल वापस नहीं किया, जीएसटी इज पेएबल बाय पर्सन रिटर्निंग गुड्स इफ सच गुड्स आर सप्लाइड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। यानी 1 जनवरी के बाद में अगर वो माल वापस कर रहा है अप्रूवल बेसिस पे बेचा हुआ, तो उसे जीएसटी भरनी पड़ेगी, जो भी माल वापस कर रहा है उसे। लेट आया तो थोड़ा ये यानी मिस्टेक किया कि रिटर्न लेट हुआ तो पर्सन रिटर्निंग द गुड्स, बिल्कुल रिटर्न नहीं हुआ तो पर्सन सेंडिंग द गुड्स। ऑब्वियसली, क्योंकि जो माल वापस ही नहीं आ रहा है उस पर वो क्यों भरेगा? तो इसने भरना है। इसने भरने की वजह ये है कि वी विल बी एज्यूमिंग कि अप्रूवल बेसिस पे माल जो तुमने बेचा था वो वापस आया नहीं, इसका मतलब तुमने बेचा है वो। इट विल बी एज्यूम्ड।
वो कौन से डेट से बेचा माना जाएगा? अप्रूवल बेसिस पे बेचा हुआ माल कौन से डेट से बेचा है ऐसा माना जाएगा? अर्लियर डेट, अर्लियर डेट, हाँ पहले जो दिया तभी, तो वो टाइम वो टैक्स लग सकता है। हाँ, कैपिटल गुड्स या गुड्स एजेंट के पास बहुत बार पड़े हुए रहते हैं बेचने के लिए आगे, कि जब भी ऑर्डर आएगी थी तू बेच दे। तो ऐसा अगर माल किसी के पास, आई एम अ प्रिंसिपल, मैंने एजेंट के पास कोई माल दिया हुआ था उसे बेचने के लिए आगे, मगर वो समझिए 30 जून तक बेच नहीं पाया, 30 जून के बाद ये एजेंट माल बेच रहा है। अभी एजेंट जब ये माल बेचेगा, समझिए 10 लाख का माल मैंने उसके पास दे के रखा था, अब 10 लाख का माल वो 1 जुलाई के बाद अगर बेचने लगेगा तो हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? एजेंट, क्योंकि एजेंट के हाथ में सप्लाई माना जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है, ऐसा जीएसटी में मान रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इट विल बी अ सप्लाई मेड बाय द एजेंट। मगर एजेंट को आईटीसी नहीं मिल पाएगी, बिकॉज एजेंट हैड नॉट परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने तो खाली रखने के लिए दिए थे, बेच भाई तू, बेचे नहीं थे उसे। इसलिए यहाँ पे प्रोविज़न की गई है कि इन दिस सिचुएशन प्रिंसिपल विल रिवर्स इज आईटीसी, खुद की आईटीसी वो रिवर्स करना है उसने, वो रिवर्स करता है तो एजेंट को आईटीसी ले सकता है। एजेंट विल टेक द आईटीसी, प्रिंसिपल विल रिवर्स द आईटीसी। ओके, थैंक यू।